हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो लेक्चर है हमारा वो होने वाला है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के ऊपर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था फीजिबिलिटी एनालिसिस। सो व्हाट फीजिबिलिटी एनालिसिस मींस टू एनालाइज द गैदर्ड इंफॉर्मेशन दैट वेदर इट इज फीजिबल टू इम्प्लीमेंट और नॉट, और वेदर इट इज अ बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट टाइम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे हमने पूरा एनालिसिस किया था। फिजिबिलिटी एनालिसिस में वी विल एनालिसिस द टेक्निकल फिजिबिलिटी एनालिसिस हो गई हमारी, देन इकोनॉमिकल हो गई, शेड्यूलिंग फिजिबिलिटी हो गई। तो वहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट फिजिबिलिटीज को देखा था और उसके बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है, यानी जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स है, दैट आर फिजिबल और नॉट फॉर टू डेवलप द सिस्टम or for the proposed system. Now, after the feasibility analysis, we get a proper document for the system, for the proposed system. Now, what will happen? अब क्या होगा? देखो, हमने क्या करा, हमको एक proposed system के लिए एक proper documentation मिल गया. Now, what we analyst will do? Analyst will translate that proper document to the logical form. ठीक है, तो लॉजिकल फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करता है? ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके यूजर्स के लिए भी और डेवलपिंग टीम के लिए भी। तो जो ये ट्रांसलेशन होता है फ्रॉम योर फिजिबिलिटी एनालिसिस डॉक्यूमेंट्स टू योर लॉजिकल वे, ओके, लॉजिकल फॉर्म, इसको हम क्या कहते हैं? इसके जो ये फेज होता है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस फेज। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स थे, वहां से जो भी इंफॉर्मेशन गैदर हुई, वहां से जो भी डॉक्यूमेंट्स बने, और हमें पता है कि फिजिबिलिटी एनालिसिस में भी ये रिफाइनमेंट प्रोसेस होता है, इटरेटिव प्रोसेस होता है। आपको कई बार अकॉर्डिंग टू फिजिबिलिटी आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको रिफाइन करना होता है। तो जो रिफाइंड आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा फाइनल, वो फाइनल जो डॉक्यूमेंट है उसको सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है? कन्वर्ट करता है लॉजिकल फॉर्म्स में। लॉजिकल फॉर्म्स के लिए भी हमारे पास काफी सारे टूल्स होते हैं। तो जो ये कन्वर्जन होता है फ्रॉम इंफॉर्मेशन documentation to the logical structure, it is called the structured analysis phase. Now how it will happen we will discuss today. तो आज वाले लेक्चर में हम सिर्फ इसका डेटा फ्लो डायग्राम वाला देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप सारे हम एक साथ देखेंगे तो यू विल गेट कंफ्यूज। सो हम आज वाले पार्ट में सिर्फ डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम डिसीजन ट्री और डिसीजन टेबल देखेंगे, एंड उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी इंग्लिशेस एंड सूडो कोड। तो आपको प्लीज अगर लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड शेयर कीजिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस होता क्या है। So see, analyst uses various tools to understand and describe the information system. Okay, one of the way is using the structured analysis. So what it means, analyst जो है वो कई सारे tools use करता है जिससे कि जो आपका information system है या जो भी आप system develop करना चाहते हो उसको आप understand कर सको और उसको clearly describe कर सको। तो उनमें से जो एक तरीका होता है वो कहलाता है आपका structured analysis. Now what structured analysis? Structured analysis is a development method that allows the analyst to understand the system and its activity in a logical way. देखो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सिस्टम एनालिसिस, जो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस होता है वो सिस्टम एनालिस्ट को क्या अलाउ करता है? दैट ही और शी कैन अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड इट्स एक्टिविटीज इन अ लॉजिकल वे। लॉजिकल वे में वो एक्टिविटीज को समझ पाए, उसके लिए यूज होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। So what structured analysis? It is a systematic approach which uses the graphical tools. ठीक है, ये भी एक important point है। Structured analysis क्या use करते हैं? Graphical tools use करते हैं। एक systematic approach है। What it do? It analyze and refine the objective of an existing system and develop a new system specification which can be easily understandable by user. तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं? स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। कैसे टूल्स यूज करते हैं? ग्राफिकल टूल्स यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? एनालाइज करने के लिए और रिफाइन करने के लिए। अगर कोई ऑलरेडी डेवलप्ड सिस्टम है, एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसके ऑब्जेक्टिव को एनालाइज करना, उसको रिफाइन करने के लिए। उसके अलावा और कैसे कर सकता है? डेवलप अ न्यू सिस्टम स्पेसिफिकेशन विच कैन बी इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर, आइदर डेवलपिंग अ न्यू सिस्टम और रिफाइन द एग्जिस्टिंग सिस्टम with a systematic approach and using the graphical tools.
अगर हम इसके एट्रीब्यूट्स की बात करें, यानी कि जो इसके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं इस स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के अंदर, तो फर्स्ट हमने अभी देखा इसमें कि इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ग्राफिकल टूल्स यूज करेगा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, जो कि क्या स्पेसिफाई करती है एप्लीकेशन का प्रेजेंटेशन कैसा होगा, जो भी आप एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो उसका प्रेजेंटेशन कैसा है. ऑल्सो सी it is a graphical representation, so it divides the process so that it gives a clear picture of system flow. So you have a main one objective, okay, one ultimate objective to develop the system. So what structured analysis do, it will divide this complete ultimate objective or central objective into the sub parts, and then try to achieve each objective and then integrate all the ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव द सेंट्रल गोल. सो यहाँ पे वही चीज मैंने करी है कि एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, उनको हम डिवाइड कर देते हैं और उन प्रोसेसेस पे वर्क करके फिर हम अचीव करते हैं हमारे सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को. तो प्रोसेस को डिवाइड करके आप जब प्रोसेस का फ्लो दिखाओगे तो ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करेगा कि सिस्टम के अंदर डेटा फ्लो कैसे हो रहा है. ऑल्सो एक चीज और ध्यान है, सिंस इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सो इट इज अ लॉजिकल रादर देन अ फिजिकल, मीन्स द एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम डू नॉट डिपेंड ऑन वेंडर और हार्डवेयर. वाई? बिकॉज हियर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिस्टम इन अ लॉजिकल वे. So it is basically logical rather than physical. So physical dependency यहाँ पे नहीं होती है. That's why the elements of the system do not depend on vendor and hardware in the structured analysis phase. So it is an approach that works from high level overview to low level details. ये मैंने भी बताया आपको. एक जो central objective होता है, यानी कि जो आपका overview है, उस ओवरव्यू को आप लेके उसकी जितनी भी इंटरमीडिएट डिटेल्स होती हैं, आप उस लोअर लेवल डिटेल्स में आप अपने ओवरव्यू को ब्रेक करते हो और फिर अचीव करते हो अपने सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को. जो टूल्स की बात अगर हम करें तो टूल्स, जो मेन टूल्स होते हैं आपके स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में, फर्स्ट इज योर डेटा फ्लो डायग्राम, सेकंड इज योर डेटा डिक्शनरी, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, डिसीजन ट्री एंड डिसीजन टेबल. यही मैंने यहाँ पे भी बताया है कि देखो जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स थे हमारे, वो हमने पहले पढ़ लिए थे, ठीक है, जैसे इंटरव्यूज थे, क्वेश्चनर, सर्वेज एटसेट्रा. वहां से जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर होगी उसको हम ट्रांसलेट करेंगे लॉजिकल स्ट्रक्चर में या लॉजिकल वे में. उसके लिए जो टूल्स यूज होते हैं वो ये वाले टूल्स हैं जो कि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस फेज में यूज होते हैं. ओके, and these tools are data flow diagram, decision tree, decision table, structured query and pseudocode. Today we will focus on data flow diagram, okay, and in a further lectures we will discuss about the decision tree, decision table and structured query and pseudocode. So let's start with the data flow diagram. So what is DFD? इसको हम DFD भी बोलते हैं और data flow diagram भी बोलते हैं, and also it is called the bubble chart. ठीक है, देखो इसके काफी सारे नाम है, तो ये थोड़ा सा कई बार ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में तो बबल चार्ट के नाम से दे देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है. बबल चार्ट इज ऑल्सो अ DFD and DFD is data flow diagram. It is a technique developed by the Larry Constantine to express the requirements of system in a graphical form. Okay, what it means, it is a one technique which is developed by the Larry Constantine for what, to express the requirements of a system in which form, in a graphical form. There is one example here I am giving for the DFD, where we use some external entities, some processes, some data stores or we can call databases and the data flow. ठीक है, ये सब इसके सिंबल्स यूज होते हैं. ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा सिंबल किसके लिए यूज होता है. बाकी मैंने यहाँ एग्जांपल में भी दे रखा है कि प्रोसेस के लिए आप जैसे ओवल शेप यूज करते हो, डेटा फ्लो के लिए आप एरो यूज करोगे, एक्सटर्नल एंटिटी के लिए हमारे रेक्टेंगल्स यूज होंगे एंड डेटा बेसिस के लिए हमारे ओपन लाइन्स यूज होंगे. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ, तो फिर हम देखेंगे कि एग्जाम में हमारे किस तरीके से इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. So it shows the flow of data between various functions of system and specify how the current system is implemented. So what it shows basically कि how the data is flow from in the system from process to process और from process to databases और from process to entities. बेसिकली जो सिस्टम आप डेवलप कर रहे जा रहे हो उसके अंदर कुछ तो डेटा फ्लो होगा ही, तभी वो सिस्टम डेवलप होगा. तो जो डेटा फ्लो होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है, उसका फ्लो क्या रहता है वो हम DFD के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज एन इनिशियल स्टेज ऑफ डिजाइन फेज. तो जो हमारा डिजाइन फेज था हमारे
SDLC के अंदर उसका इनिशियल फेज होता है या इनिशियल स्टेज होता है दैट फंक्शनैलिटी डिवाइड्स द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डाउन टू द लोएस्ट लेवल ऑफ डिटेल्स. ओके, व्हाट इट मीन्स, इनिशियल स्टेज होगा आपके डिजाइन फेज का और यहाँ पे जो फंक्शनैलिटीज होंगी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो हमने रिक्वायरमेंट फेज में रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई की थी उसकी जितनी भी फंक्शनैलिटीज होगी उसको यू विल ब्रेक हियर इनटू द लोएस्ट लेवल ऑफ डिटेल्स. So its graphical nature makes it is a good communication tool between the user and analyst or analyst and system designer. So see, since it is graphical in nature, so you can easily understand how the data flow between the process and entity, process to process or process to databases. So it will give you a good communication between the user and analyst. ठीक है, क्योंकि यूजर को भी अगर उसको कोडिंग नहीं भी आती तो वो एक जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसे ये तो समझ ही सकता है कि कैसे आपका डेटा फ्लो कर रहा है सिस्टम के अंदर, कैसे प्रोसेसेस वर्क कर रही हैं. तो इससे क्या होता है, इट विल गिव यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द यूजर एंड analyst and system designer also. Okay, so what it gives an overview of what data a system processes, what transformations are performed, what data are stored and what results are produced and where they फ्लो. ठीक है, तो देखो एक DFD के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको क्या क्या पता चलता है कि कौन सा डेटा जो है सिस्टम प्रोसेस कर रही है, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, कैसा डेटा स्टोर्ड हो रहा है, रिजल्ट्स कैसे प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं और उनका फ्लो कहाँ से है. ठीक है, तो बहुत सारे आंसर्स आपको मिल जाते हैं DFD की हेल्प से. DFD के कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, यानी जो सिंबल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं while we creating a DFD, means a graphical form of DFDs. So DFD is easy to understand and quite effective when the required design is not clear and the user wants a notational language for communication. See, DFD is a very good way when the requirements are not clear. Okay, क्यों? क्योंकि उससे आप क्या कर सकते हो, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बना सकते हो जो कि हेल्प करता है यूजर को कि आइडेंटिफाई करने में कि उसको किस तरीके का सिस्टम बनाना है. ओके, बनवाना है. ओके, so however it requires a large number, okay, this point is important, however it requires a large number of iterations for obtaining the most accurate and complete solution. So sometimes if requirements are not clear, then system designer develop the DFDs for the user to understand what it requires in a system. So sometimes it is a iterative process, means suppose वो पहले उसने जो DFD बनाई उसमें उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स क्लियर हुई, बट उससे उसको आइडेंटिफाई हुआ कि उसे और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐड करनी थी. इसी तरीके से फिर उसने नई DFD बनाई, फिर उसमें कुछ और रिक्वायरमेंट्स हुए, फिर नई DFD बनाई. तो इसका मतलब क्या है, ये एक तरीके से कैसा प्रोसीजर है, इटरेटिव प्रोसीजर है. ओके, अब यहाँ पे जो नोटेशंस यूज होते हैं या सिंबल्स यूज होते हैं हम उनकी बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे ये हमारे 4 नोटेशंस यूज होंगे. सी, दिस वन इज फॉर योर एंटिटी, एक्सटर्नल एंटिटी आप बोल सकते हो, और भी देखो इसके बहुत सारे नाम है वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि एग्जाम में क्या होता है कई बार अलग अलग नेम से भी आ जाता है तो पीपल गेट कंफ्यूज. तो देखो, चाहे नेबरिंग सिस्टम हो, एक्टर हो, टर्मिनेटर हो, सोर्स हो और या सिंक हो, ये सब किसके नाम है, आपके एक्सटर्नल एंटिटी के. ओके, ये क्या डिस्क्राइब करती है, इट डिपिक्ट्स द पर्सन्स, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ टेक्निकल सिस्टम, इक्विपमेंट्स, sensors, actuators from the system environment that are source or sink for the information to from the system. तो देखो पर्सन को डिपिक्ट करती है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ टेक्निकल सिस्टम, आपके इक्विपमेंट्स हो गए, सेंसर्स हो गए, एक्चुएटर्स हो गए, फ्रॉम द सिस्टम एनवायरमेंट्स. ये किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, रेक्टेंगल से. इसके बाद होते हैं आपके नोड्स, या फिर इनको आप और क्या बोलोगे, प्रोसेसेस बोलोगे, फंक्शंस बोलोगे. ठीक है, फंक्शंस ऑफ द सिस्टम और प्रोसेसेस, या फिर हम नोड्स भी बोल देते हैं इसको. व्हाट इट डिपिक्ट्स अ डिजायर्ड फंक्शनैलिटी इन द सिस्टम, जो एंटिटीज के बीच में या डेटाबेस और एंटिटीज के बीच में जो भी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म होंगी वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट होगी, विद दिस नोटेशन. डेटा फ्लो जो होता है वो आप रिप्रेजेंट करते हो एरो से. इट डिपिक्ट्स द मूविंग डेटा, सी इट डिपिक्ट्स द मूविंग डेटा, इनपुट एंड आउटपुट, intermediate results. Okay, not only data flows can be depicted but also material flows or energy flow. So data flow, either material flow or energy flow, it can be represented by with this arrow. Okay, नेक्स्ट आपका होता है डेटा स्टोर. डेटा स्टोर में आप इसको पैरेलल लाइन बोल सकते हो या ओपन एंड बोथ ओपन एंडेड रेक्टेंगल्स बोल सकते हो, जो भी आपको बोलना है. ठीक है, ये इसके अंदर क्या होता है, व्हाट इट डिपिक्ट्स, डेटा स्टोर. डेटा स्टोर मींस डिपिक्ट्स द डेटा एट रेस्ट. देखो ये वाला जो ये था ये क्या डिपिक्ट कर रहा था, मूविंग डेटा, जबकि ये क्या डिपिक्ट करेगा, डेटा एट रेस्ट. डेटा एट रेस्ट मींस
information that is stored for a certain period and that is not directly flowing between the function. This is the information that is stored and not directly flowing into the between the functions. Okay, so this will depict basically database. आप database बोल सकते हो जहाँ पे आपका data stored होता है, ठीक है, कुछ सर्टेन पीरियड के लिए, और ये डायरेक्टली फ्लो नहीं होता फंक्शंस के ऊपर. ठीक है, विद द process, with the help of process, you will request for the data and then it will reply the data and then the data will flow. Okay, so this is the basic elements. Now what are the types of DFD? So we have basically two types of DFD, logical DFD and physical DFD. इनको हम इनके डिफरेंसेस से समझते हैं तो ज़्यादा एक्सप्लेनेबल होगा. फिजिकल DFD की हम बात करें तो ये किस पे डिपेंडेंट होती है, आपकी इम्प्लीमेंटेशन पे. मीन्स इट शोज विच फंक्शंस आर परफॉर्म. जबकि जो लॉजिकल DFD होती है वो इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट होती है. इट ओनली फोकसेस हाउ it only focuses the flow of data between the processes, while this shows which functions are performed. So it provides the low level details of hardware, software, files and people, while it explains the events of systems and data required by each event. Also, physical DFD depicts how the current system operates and how a system will be implemented. Implementation dependent होती है, that's why this physical DFD depicts how the system will be implemented. While your logical DFDs shows how business operates, not how the systems can be implemented. Only it shows the how business operates, not how the systems can be implemented. अभी हम example देखेंगे तो उससे आपको और explainable होगा. अब अगर हम बात करें लेवल्स की, ये तो हमने टाइप्स पढ़े थे पहले वाले में, तो कि टाइप्स कौन कौन से हो गए, लॉजिकल और फिजिकल. अगर अब हम लेवल्स की बात करें तो लेवल्स जो होते हैं, your DFDs can be divided into different levels which provide varying degrees of details about the systems. The following are the 4 levels of DFD. So here I am representing the 4 levels of DFD, but DFD can be a number of levels can be divided according to the system requirements. सो अगर हम लेवल 0 DFD की बात करें तो लेवल 0 DFD जो होती है सबसे हाईएस्ट लेवल DFD होती है, जो कि एक बेसिक ओवरव्यू आपको दे देगी सिस्टम का. ओके, ये सिर्फ आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या मेजर प्रोसेसेस हैं, क्या डेटा फ्लो है और डेटा स्टोर्स है सिस्टम के अंदर. ओके, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी डिटेल्स अबाउट द इंटरनल वर्किंग. ओके, लेवल 0 में जो मेजर प्रोसेसेस और डेटा फ्लो हो गया और डेटा स्टोर हो गया वो आपको रिप्रेजेंट होता है, यानी कि सिर्फ ओवरव्यू प्रेजेंट होता है, लेकिन इंटरनल डिटेल्स यहाँ पे या इंटरनल वर्किंग्स आपको प्रोवाइड नहीं की जाती. जबकि जो लेवल 1 DFD होता है ये एक्सटेंडेबल वर्जन होगा आपका लेवल 0 का. व्हाई? बिकॉज इन लेवल 1 DFD वी विल ब्रेक डाउन द मेजर प्रोसेसेस इनटू सब प्रोसेसेस एंड नाउ ईच सब प्रोसेस इज आल्सो डिपिक्टेड एज अ सेपरेट प्रोसेस ऑन द लेवल 1 DFD. So the data flow or data stores associated with each sub processes are also shown. ओके, फर्स्ट में मेजर प्रोसेस था, फिर मेजर प्रोसेसेस को आपने ब्रेक किया सब प्रोसेसेस में, और हर सब प्रोसेसेस का भी यहाँ पे डेटा फ्लो रिप्रेजेंट होगा. तो दिस विल रिप्रेजेंट इन योर लेवल 1 DFD. नाउ लेवल 2 इज ऑल्सो लेवल 2 DFD. नाउ दिस लेवल प्रोवाइड्स इवन मोर डिटेल्ड व्यू. मीन्स जो लेवल 1 में आपने सब प्रोसेसेस डिवाइड की थी उनको भी आप वापस ब्रेक डाउन करके और सब प्रोसेसेस में डिवाइड कर देंगे, और उन सब प्रोसेस आप बोल लो उनको, उनमें आप जो भी डेटा फ्लो या डेटा स्टोर होगा उनको आप सेपरेट प्रोसेस की तरह ट्रीट करेंगे और वहां पे उनका डेटा फ्लो और डेटा स्टोर को यहाँ पे शो करेंगे. लेवल 2 के बाद आता है आपका लेवल 3 DFD. लेवल 3 DFD को आप बोल सकते हो दिस इज द मोस्ट डिटेल्ड लेवल ऑफ DFD विच प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड व्यू ऑफ द प्रोसेस, डेटा फ्लो एंड डेटा स्टोर इन द सिस्टम. So this is basically belongs to the complex systems where a high level of detail is required to understand the system. Okay, so each process on the level 3 DFD is depicted with a detailed descriptions of its input, processing, outputs. Means कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो आपका दिया जाएगा सिस्टम का वो आप सब कह सकते हैं कि लेवल 3 DFD में दिया जाता है. तो इट इज बेसिकली कंस्ट्रक्टेड फॉर द कॉम्प्लेक्स सिस्टम. तो लेवल 0 से लेवल 3 को आप कैसे बोल सकते हो, सिंपल टू डिटेल्ड व्यू ऑफ अ सिस्टम. ओवरव्यू से लेके कंप्लीट जो बिल्कुल फाइन डिटेल आप दे सकते हैं, वो आप जैसे जैसे लेवल इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसकी इंटरनल डिटेल्स का स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा. ग्राफिकल फॉर्म्स में वो इंटरनल डिटेल्स मेंशन होती जाएंगी अलग अलग प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग थ्रू, एंड उन प्रोसेसेस में भी आपका डेटा फ्लो डेटा स्टोर जो है वो रिप्रेजेंट होगा. अब देखिए इसका एग्जाम्पल से समझते हैं. ये तो हमने समझ लिया कि लेवल्स क्या होते हैं. सपोज एक रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है,
ठीक है। अब रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में अगर बेसिकली हम देखे जाएं तो दो ही आपकी बेसिक मेन एंटिटीज होती हैं, पैसेंजर होता है और एक एडमिन होता है। पैसेंजर रिक्वेस्ट करता है टिकट्स की तो वो डायरेक्टली एडमिन से रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, वो एक ऐप के थ्रू ही जाएगा। जैसे हमारी आईआरसीटीसी की ऐप होती है, आप डायरेक्ट तो ऐसे तोड़ना है कि एडमिन को ही जाके बोल देते हो कि हमें हमारा टिकट बुक करवा दो। व्हाट वी विल डू, वी विल ओपन द ऐप एंड देन रिक्वेस्ट फॉर द टिकट। यस, तो ये रिक्वेस्ट जो प्रोसेस है या रिजर्वेशन आप बोल लो, या फिर क्या कर सकता है अगर कोई ऑलरेडी उसकी टिकट रिजर्व्ड है उसको वो कैंसिल करवाना चाह रहा है तो वो ये दो रिक्वेस्ट भेजता है किसको, प्रोसेस को, यानी कि एप्लीकेशन को, रेलवे रिजर्वेशन को। नाउ दिस रिक्वेस्ट विल गो टू द एडमिन। नाउ एडमिन चेक द डेटाबेस अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, जो भी प्रोसेस उसको इंफॉर्मेशन भेजेगी उसके अकॉर्डिंग एडमिन जो है डेटाबेस में इंफॉर्मेशन चेक करता है एंड उसके अकॉर्डिंगली वो फिर इसको रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स देता है इस रिक्वेस्ट को कि कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो बता देगा, ठीक है, अगर उसको रिक्वेस्ट चाहिए, या फिर कोई कैंसिलेशन की इन्फॉर्मेशन है तो वो इसको रिस्पॉन्स में दे देगा। और फिर रेलवे रिजर्वेशन जो प्रोसेस है हमारा वो इसकी इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करा देती है, पैसेंजर को। तो बेसिकली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हमने किया, इसमें जो मेन एंटिटीज है हमने सिर्फ वो रिप्रेजेंट करी, और जो मेजर प्रोसेस है, मेजर प्रोसेस क्या है अपना यहाँ पे कि हमको रेलवे रिजर्वेशन का एप्लीकेशन हमने ओपन किया जहाँ पे हमें हमारा या तो टिकट रिजर्व करना है या कैंसिल करना है, उसके अकॉर्डिंगली वो रिक्वेस्ट एडमिन को गई, एडमिन ने जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू आई है उसको एनालाइज किया और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स वापस प्रोसेस को दे दिया, ठीक है। और ये एप्लीकेशन जो ये प्रोसेस है ये वापस से इस रिस्पॉन्स को किसको फॉरवर्ड कर देगी, पैसेंजर को। तो दिस इज अ जीरो लेवल डीएफडी। यहाँ पे देखो आपने कोई इंटरनल डिटेल्स नहीं बताई है, कोई भी है ना फाइन डिटेल्स या कोई भी ब्रेकडाउन्स नहीं करे, आपने यहाँ पे सिर्फ मेजर प्रोसेस और मेजर एंटिटीज को डिस्क्राइब किया है। एक चीज और है यहाँ पे, जो जीरो लेवल डीएफडी होता है इसको हम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इज ऑल्सो अ जीरो लेवल डीएफडी। ओके, now after level 0 DFD we have a level 1 DFD। so level 1 DFD में हमने क्या कहा था कि हम जो मेजर प्रोसेसेस होते हैं उनको सब प्रोसेसेस में डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ मेजर प्रोसेस क्या है, रेलवे रिजर्वेशन, तो इस रेलवे रिजर्वेशन को मैंने सब प्रोसेसेस में डिवाइड कर दिया, यानी कि उस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे सब प्रोसेसेस होंगे, जैसे रिजर्वेशन प्रोसेस हो गया, ठीक है, इसके बाद इंक्वायरी हो गई, टिकट जनरेशन प्रोसेस हो गया, रिपोर्ट टू एडमिन हो गया। तो देखो सब प्रोसेस इसमें मैंने डिवाइड कर दिया, जो एक मेरा मेजर प्रोसेस था उसको, ठीक है। और उनको अब उसमें हमने क्या कहा था, जो सब प्रोसेस इसमें डिवाइड करोगे उनका डेटा फ्लो भी रिप्रेजेंट करोगे और उनके अंदर जो भी डेटा स्टोर होगा वो भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो हर चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। आफ्टर लेवल 1 डीएफडी हमने क्या कहा कि जो लेवल 2 डीएफडी है उसके अंदर जो लेवल 1 डीएफडी में आपने सब प्रोसेसेस बनाई थी उनकी भी आप सब प्रोसेसेस बना दोगे। तो यहाँ पे देखो और भी ज्यादा बन जाएगी, मतलब और कॉम्प्लेक्स, जैसे जैसे आप डीएफडी का लेवल बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका जो ग्राफिकल फॉर्म है, जो आप जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो वो स्ट्रक्चर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। कॉम्प्लेक्स कह सकते हो या फिर आप ये कह सकते हो कि वो और ज्यादा डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा आपके सिस्टम का, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जो इंटरनल डिटेल्स हैं उनको आप क्या कर रहे हो, एक्सप्लोर करते जा रहे हो, ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म में। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी इंटरनल डिटेल्स और ज्यादा एक्सपैंड होती जाएंगी। तो देखो एग्जाम में आपसे कोई डीएफडी बनाने के लिए नहीं पूछेगा। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम है तो मे बी आपको डीएफडी बनाने के लिए आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस लेवल पे कौन सा डीएफडी बनाना है। लेकिन हमारे एग्जाम्स में क्या पूछ लेते हैं कि क्या लेवल्स जो होते हैं वो कि उनकी क्या हिरार्की है, ठीक है, पहले कौन से टाइप की डीएफडीज बनती हैं, क्या डीएफडीज के अंदर रिलेशंस हैं, ठीक है, कैसे लेवल्स बनते हैं। और एक चीज और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज है कि रूल्स क्या है डीएफडी को बनाने के, ठीक है। हम कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप अगर यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में आपने बना दिया, उनके बीच में डेटा फ्लोज रिप्रेजेंट कर दिए तो वो एक वैलिड डीएफडी बन जाएगी। देयर आर सम रूल्स दैट इम्पोज्ड व्हाइल यू कंस्ट्रक्टिंग अ डीएफडी फॉर अ प्रपोज्ड सिस्टम। तो वो रूल्स हम अभी देखते हैं क्या होते हैं। रूल्स देखने यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो फर्स्ट रूल क्या है, जब भी आप एक प्रोसेस क्रिएट करते हो, ये प्रोसेस ही है, इसको आप ये मत समझना कि ये रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट हो रहा है तो ये एंटिटी है, इसको वो डिटेल एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बट दिस इज अ प्रोसेस ओनली। So if you create one process in your DFD, then a minimum of one data flow in and one data flow out, एक data flow in और एक data flow out होना ही चाहिए अगर आप कोई प्रोसेस क्रिएट कर रहे हो। इसके अलावा अगर आपने डेटा स्टोर बताया है और प्रोसेस है, तो our डेटा स्टोर मस्ट बी कनेक्टेड टू अ प्रोसेस आइदर इन और आउट और बोथ, ठीक है। यानी डेटा स्टोर और प्रोसेस के बीच में भी डेटा फ्लो होना चाहिए, यानी कि या तो डेटा इन होगा या डेटा आउट होगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं।
इस तरीके से जो एंटिटीज है वो एंटिटीज भी किससे कनेक्ट होनी चाहिए, टू द प्रोसेस, आइदर इन, आउट और बोथ, एंड अ सिंगल डेटा फ्लो मस्ट ओनली फ्लो वन वे। ठीक है, तो ये कुछ इसके रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए जब आप डीएफडी बनाते हो। यानी कि एक प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर एटलीस्ट एक इन फ्लो और एक आउट फ्लो होना चाहिए। जो आपका डेटा स्टोर है और प्रोसेस है, वो डेटा स्टोर जो है वो आपका कनेक्टेड होना चाहिए प्रोसेस पे, आइदर इन, आउट और बोथ मैनर। इसी तरीके से जो आपकी एंटिटी है वो आपकी प्रोसेस से कनेक्ट होनी चाहिए, आइदर इन, आउट और बोथ मैनर, और डेटा फ्लो जो है वो वन वे होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक चीज ये समझिए, ये एक एरो से जो एक सिंगल डेटा फ्लो है वो एक ही वे में होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे इस तरीके से बनाओगे, दिस इज नॉट वैलिड। ओके, अब देखो ये रूल्स का मतलब यहाँ क्या हुआ कि जैसे आप यहाँ पे क्या नहीं, एंटिटी टू एंटिटी डेटा फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर हम क्या बोलें, एंटिटी टू डायरेक्ट डेटा स्टोर पे फ्लो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं, यूजर डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता, वो एक प्रोसेस के थ्रू, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा रेलवे रिजर्वेशन का, तो ऐसा तो नहीं है कि यूजर डायरेक्टली जाके डेटाबेस में चेंज कर सके या डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस कर सके। वो तो आईआरसीटीसी के ऐप पे जाता है और वहां पे रिक्वेस्ट करता है और फिर उस ऐप के थ्रू वो रिक्वेस्ट एडमिन पे जाती है और एडमिन फिर उसको प्रोसेस करता है। तो आप डायरेक्टली यूजर्स जो है यानी एंटिटीज हैं उनके बीच में और डेटा स्टोर के बीच में डायरेक्टली डेटा फ्लो नहीं हो सकता, प्रोसेस के थ्रू डेटा फ्लो होगा। ठीक है, प्रोसेस टू प्रोसेस डेटा फ्लो हो सकता है, ये तो अभी हमने देखा है। यहाँ पे देखो प्रोसेस टू प्रोसेस तो डेटा फ्लो हो सकता है, बट एंटिटी टू एंटिटी, एंटिटी टू डेटा स्टोर और डेटा स्टोर टू डेटा स्टोर डायरेक्टली डेटा फ्लो नहीं हो सकता। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं जिसमें आपको मैं बताती हूँ। ये मैंने एक बुक से लिया है ये डायग्राम, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो रॉन्ग क्या है और राइट क्या है अगर आप डीएफडीज बना रहे हैं तो। ठीक है, कुछ मिस्टेक्स क्या करते हैं कि ये लोग ना एंटिटी टू एंटिटी डायरेक्ट डेटा फ्लो बता देते हैं, तो दिस इज इनवैलिड। आप एंटिटी टू एंटिटी डेटा फ्लो विथ हेल्प ऑफ प्रोसेस ही कर सकते हैं। ठीक है, यानी बीच में प्रोसेस आएगा, डायरेक्ट एंटिटी टू एंटिटी डेटा फ्लो नहीं हो सकता। इसी तरीके से एंटिटी टू डेटा स्टोर पे भी डायरेक्ट डेटा फ्लो नहीं हो सकता, दिस इज ऑल्सो इनवैलिड। अगर आप एंटिटी को डेटा बेस एक्सेस करना है या डेटा स्टोर हम बोलते हैं इसको, डेटा स्टोर एक्सेस करना है तो वो भी किसके थ्रू होगा, थ्रू अ प्रोसेस। ओके, ऑल्सो डेटा स्टोर भी जो है वो डायरेक्टली एंटिटी को एक्सेस नहीं कर सकता, यानी एंटिटी को डायरेक्ट डेटा प्रेजेंट नहीं कर सकता, फ्लो नहीं कर सकता। एंटिटी डेटा स्टोर टू एंटिटी भी कैसे होगा डेटा फ्लो, थ्रू दी प्रोसेस। ओके, एंड ऑल्सो जो डेटाबेस टू डेटाबेस या फिर डेटा स्टोर टू डेटा स्टोर भी डायरेक्टली डेटा फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, वो भी किसके थ्रू होगा, प्रोसेस। यानी कि जो डेटा फ्लो है बेसिकली वो किसके थ्रू होने वाला है, डेटा प्रोसेस के थ्रू ही होगा। विदाउट प्रोसेस यू कांट डायरेक्टली डेटा फ्लो बिटवीन द एंटिटी टू डेटा स्टोर और डेटा स्टोर टू डेटा स्टोर। बट देयर इज वन मेन पॉइंट, we can directly flow the data from one process to another process, this is valid. okay, this is valid। देखो यहाँ पे हमने किया है ना, ये दो प्रोसेसेस, इन दोनों प्रोसेसेस के बीच में डेटा फ्लो हो रहा है, लेकिन देखो कहीं पे भी एंटिटी टू एंटिटी डायरेक्टली डेटा फ्लो नहीं हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसेस ही आप डेटा फ्लो कर रहे हो। ओके, सो these are the rules and these are some mistakes that people do while creating the DFDs। so ये यहाँ तक हो गया। अब कॉन्टेक्स्ट डायग्राम मैंने बताया कि आपको डीएफडी जो होता है, जो जीरो लेवल डीएफडी होती है उसको हम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी बोलते हैं, तो कई बार कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, ओवरव्यू प्रोवाइड करता है सिस्टम का, स्टार्ट एंड ऑल्सो इट स्टार्ट्स विद द मेंशनिंग द मेजर प्रोसेसेस विद द लिटिल डिटेल्स। ओके, डिटेल्ड यहाँ पे कंप्लीट डिटेल नहीं दी जाती, मेजर प्रोसेसेस के साथ आप स्टार्ट करते हो और काफी कम डिटेल देते हो, दैट गोज ऑन टू गिविंग मोर डिटेल्स ऑफ द प्रोसेसेस विद द टॉप डाउन अप्रोच। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एक ऑनलाइन ऑर्डर का सपोज यहाँ पे एक बनाया है जिसके अंदर एक हमारा मेजर प्रोसेस है कि सेल्स ऑर्डर सिस्टम है, मेन एंटिटीज है मैनेजर, एम्प्लॉयज एंड कस्टमर। ओके, और इनके बीच में कुछ डेटा फ्लो हो रहा है, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, एक ओवरव्यू बता दिया है। अब जब आप इस प्रोसेस को और सब प्रोसेसेस में डिवाइड करोगे तो फिर क्या होंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 डीएफडीज में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बेसिकली जीरो लेवल डीएफडी को बताता है। ठीक है, means only provides the overview of the system with the major processes and the entities। okay, so this is all about the DFD। I hope आपको ये समझ में आया होगा DFD के लेवल्स क्या हैं, DFD के टाइप्स क्या हैं, रूल्स क्या होते हैं जब हम एक कोई DFD बनाते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ देखा कि क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो DFD बनाते वक्त हो जाती है, तो वो सब हमें ध्यान रखना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के
से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे से क्वेश्चंस डेफिनेटली आ जाते हैं, तो प्लीज ये समझिए। बाकी हम जब इसके एमसीक्यूज करेंगे तो हम इसके और देखेंगे डिस्कशन में कि कैसे वेरिएंट्स आ जाते हैं डीएफडीज के अंदर। और सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ डीएफडी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज डेटा डिक्शनरी। आई होप इस लेक्चर के लिए बहुत है। नेक्स्ट में हम देखेंगे डेटा डिक्शनरी क्या होता है और डिसीजन ट्रीज क्या होते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए चैनल को। थैंक यू।